अधिगम की प्रक्रिया में सहायक कारक अथवा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताएंगे। इसके पूर्व मैंने आपको बताया था अधिगम क्या है। तो उसमें हमने ये बताया था कि अधिगम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन है। व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन में अधिगम का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति कुछ सीखता है या अधिगम करता है तो उस सीखने के कारण उसके व्यवहार में बदलाव होता है। और यह व्यवहार में बदलाव तभी होता है जब व्यक्ति कुछ सीखता है, कुछ अनुभव करता है। या इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि व्यवहार में बदलाव ही सीखना कहलाता है। तो परिवर्तन और व्यवहार का जो ये संबंध है, यही अधिगम कहलाता है। निरंतर व्यवहार में सीखने के कारण जो बदलाव होता है उसे अधिगम कहते हैं। इस अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? अन्य सभी प्राणियों से भिन्न मनुष्यों द्वारा सीखने की प्रक्रिया न केवल अधिक विस्तृत बल्कि जटिल भी होती है। यही कारण है कि मानवीय अधिगम प्रक्रिया के निर्धारण में अनेक कारकों का योगदान है। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए उनके वर्ग निर्धारित करना आवश्यक है। पहला है अधिगम के शारीरिक कारक, दूसरा है भौतिक कारक, तीसरा है सामाजिक कारक और चौथा है मनोवैज्ञानिक। शारीरिक कारक, दूसरा है भौतिक कारक, तीसरा है अधिगम के सामाजिक कारक तथा चौथा है मनोवैज्ञानिक। ये 4 कारक हैं जो अधिगम को, हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है। कोई ऐसा क्षण या पल नहीं होता है जब हमें कुछ नई चीज़ें, कुछ नया बात नहीं देखने और सीखने को मिलता है। तो सबसे पहला कारक है अधिगम का शारीरिक कारक। अधिगम का सीधा संबंध व्यक्ति के व्यवहार से है तथा प्रत्येक व्यवहार सदैव शरीर के माध्यम से ही संपन्न होता है। शुरू में जब मैंने अधिगम की परिभाषा और अर्थ दिया था तो उसमें इन बातों की विस्तृत चर्चा की थी। शरीर संबंधी कारकों का अधिगम की प्रक्रिया पर प्रभाव डालना नितांत स्वाभाविक है। अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित मुख्य शारीरिक कारकों का संबंध विवरण निम्नवर्गीय है। पहला है आयु तथा परिपक्वता। सभी कार्य शरीर के माध्यम से ही सीखे जाते हैं। विभिन्न कार्यों को सीखने तथा करने के लिए समुचित शारीरिक क्षमता की आवश्यकता होती है। शारीरिक क्षमता आयु तथा परिपक्वता से प्राप्त होती है। प्रत्येक स्तर की परिपक्वता एक निश्चित आयु से ही प्राप्त होती है। मतलब जब भी हमें एक एज के साथ ही हमें ये परिपक्वता मिलती है। ये भी हम लोगों ने चर्चा किया था सीखने और परिपक्वता के अंतर्गत। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिगम का सीधा संबंध आयु तथा परिपक्वता से है। समुचित परिपक्वता के आधार पर सीखने से संबंधित जो कार्य है वो संभव नहीं हो पाता। दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि स्वस्थ व्यक्ति किसी भी कार्य को शीघ्र तथा अच्छी तरह से सीख लेता है। आप लोग जानते हो कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसीलिए अस्वस्थता व्यक्ति में ना तो कोई कार्य सीखने के प्रति रुचि होती है, अस्वस्थ व्यक्ति के मन में ना तो किसी प्रकार की रुचि होती है सीखने के लिए और ना ही उत्साह होता है। ऐसे में कार्य को सीखना बहुत कठिन हो जाता है। स्पष्ट है कि उत्तम स्वास्थ्य अधिगम के लिए अनुकूल कारक है, जबकि बुरा स्वास्थ्य
प्रतिकूल कारक, यानी कि हम स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ सीख पाएंगे, वरना हम नहीं सीख पाएंगे। अगर हम अस्वस्थ रहेंगे तो सीखना नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सीखना जो है स्वास्थ्य के द्वारा भी प्रभावित होता है। दूसरा लिंग भेद। लिंग भेद भी एक शारीरिक कारक है जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ऐसा देखा गया है कि अधिक मेहनत के कठोर कार्यों को पुरुष शीघ्र सीख लेते हैं, परंतु वे सूक्ष्म एवं कलात्मक कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेती। इससे भिन्न महिलाएं सूक्ष्म एवं कलात्मक कार्यों में अधिक रुचि लेती हैं तथा उन्हें शीघ्र ही सीख लेती हैं। महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, मीनाकारी जैसे कार्यों को शीघ्र तथा अधिक कुशलतापूर्वक सीख लेती हैं। जहाँ तक कि पुरुषों का प्रश्न है, वो खेती, भारी वाहन चलाना, बड़ी बड़ी मशीनों के साथ कार्य करना, बल लगाकर जो भारी काम होता है रुचिपूर्वक तथा क्षमता से सीख लेते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना प्रासंगिक है कि आधुनिक युग में लिंग भेद का कारक क्रमशः कमज़ोर होने लगा। अब लड़कियां भी तथा महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में कार्यों को कुशलतापूर्वक सीखने लगी। अगला है मद्य व्यसन। मद्य व्यसन भी एक ऐसा शारीरिक कारक है जो अधिगम की क्षमता को प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति नशे की आदी होकर निरंतर या अधिक मात्रा में मादक पदार्थों का सेवन करता है तो उसकी अधिगम क्षमता का ह्रास होने लगता। स्पष्ट है कि मद्य व्यसन अधिगम के लिए एक प्रतिकूल कारक है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसी कुछ औषधियाँ या ड्रग्स भी हैं जो व्यक्ति के अधिगम क्षमता एवं उत्साह पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। वैसे इन औषधियों का अधिक समय तक या अधिक सेवन हानिकारक ही होता है। संवेगों की प्रबलता की दशा में भी शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है तथा व्यक्ति किसी भी कार्य को सीख या कर सकने में न तो रुचि लेता है, न ही उसमें पर्याप्त क्षमता होती है। प्रबल संवेगों की दशा में शारीरिक उत्तेजना बढ़ जाती है या व्यक्ति के लिए किसी भी नए कार्य को सीख पाना प्रायः कठिन हो जाता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सामान्य संवेगावस्था में व्यक्ति अधिक संतुलित व्यवहार करता है तथा किसी भी कार्य को पर्याप्त लगन एवं उत्साह से सीखता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रबल संवेगावस्था में या अस्थिर संवेगावस्था में अधिगम के लिए प्रतिकूल कारक होते हैं, जबकि सामान्य संवेगावस्था में अधिगम अनुकूल होता है। अधिगम के भौतिक कारक। कुछ भौतिक कारक भी अधिगम की क्रिया को प्रभावित करते हैं। इनका मुख्य कारण यह है कि अधिगम की सभी प्रक्रियाएं अनिवार्य रूप से किसी न किसी भौतिक अथवा भौगोलिक परिवेश में ही संपन्न होती है। ऐसे में भौतिक या प्राकृतिक परिस्थितियों का अधिगम की प्रक्रिया पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता अवश्य। आप मान लीजिए कि एक बालक है, वो विद्यालय आता है और विद्यालय की पढ़ाई पूरी करके घर जाता है। विद्यालय में उसको जो भी कुछ भी पढ़ा होता है उससे संबंधित आगे की उसको रिवाइज़ करना होता है, उसको घर में पढ़ना होता है, उसको होमवर्क करना होता है और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन घर पहुंच करके उसके घर का वातावरण ऐसा होता है कि वो अपने घर के वातावरण में, मान लीजिए कि पिताजी दिन भर कोई कठोर काम करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें धूप, सर्दी और या मतलब धूल, मिट्टी, गर्मी, अंधकार, गर्मी होती है, ऐसा कुछ दूषित वातावरण होता है, ये स्लम्स होते हैं, कोई गंदी बस्ती होती है जहाँ का वो रहने वाला होता है। मान लीजिए पढ़ने के लिए उसको माहौल मिल गया है, स्कूल मिल गया है, वस्तुएं मिल गई हैं, लेकिन वो घर वापस जब आता है तो अपनी उस पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाता है। तो मौसम, सर्दी, गर्मी, शुद्ध या दूषित वायु, पर्यावरण या ताप आदि, धूप, वर्षा आदि, ये सभी कारक यदि इन सब की वजह से वो अपने उस अपूर्ण कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाता, उसमें पढ़ाई नहीं कर पाता, दूसरे कार्यों में लग जाता और कार्य जिसके कारण वो उसे अधिगम के लिए अनुकूल कारक नहीं प्राप्त होता है। परंतु इन्हें असामान्य होने पर निश्चित रूप से
उसके पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक ऐसा बालक जो घर से निश्चित समय पर जाता है, पढ़ कर आता है, घर में उसे सारी सुविधाएं मिलती हैं, पढ़ने के लिए वातावरण मिलता है, जैसे शहर के बच्चे हैं, और मान लीजिए कि गांव का बच्चा है, गांव में घर जाते हैं, उसके पिता कहते हैं चलो भाई खेत में हम लोग को मिट्टी ढोना है या खेत में फसल काटने जाना है, अब खेत में गौएं चराने भेज देते हैं। तो ये दोनों ही बच्चों के भौतिक पर्यावरण का उनके अधिगम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर वो सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उसकी पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये थे उसके भौतिक कारक। ये पहला हमने आपको बताया था बच्चों, शारीरिक कारक, कि व्यक्ति का स्वस्थ होना कुछ भी सीखने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा है भौतिक कारक, तीसरा है सामाजिक कारक। तो सामाजिक कारक में अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, अर्थात अधिगम एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, अर्थात व्यक्ति ही किसी प्रकार या किसी व्यवहार या कार्य को सीखता है, परंतु अधिगम की प्रत्येक प्रक्रिया अनिवार्य रूप से समाज या किसी सामाजिक कार्य से प्रभावित होती है। हम जो कुछ भी सीखते हैं, अगर वो समाज के लिए अनुकूल है, हमारे परिवार के लिए अनुकूल है, तो वो सीखना अच्छा माना जाता है। आप जानते हो समाज में जो बच्चे हैं वो किस बात से समाज को प्रभावित करते हैं। जो समाज के फ़ायदे की चीज़ें होती हैं, माता पिता का आदर करना, बड़ों को सम्मान देना, गुरु की आज्ञा का पालन करना। व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को सीखने के लिए प्रायः किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग अथवा निर्देश की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में हो सकता है कि व्यक्ति को सीखने की प्रक्रिया पर समाज का अनुकूल प्रभाव पड़े या प्रतिकूल। अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख सामाजिक कारक निम्न वर्णित हैं। अनुकरण। अधिगम की प्रक्रिया में अनुकरण एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारक है। अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य की, विशेष रूप से बालक, अपने अधिकांश कार्य अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। अन्य व्यक्तियों को देखकर किसी कार्य को सीखना अनुकरण कहलाता है। मान लीजिए कि हम बच्चे को अपने सिखाते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, तो प्रारंभ में बच्चा झूठ नहीं बोलता है, फिर हम ही बच्चे के कॉन्सेप्ट को ख़राब करते हैं कि अच्छा ये पापा को मत बताना, या ये दीदी को मत बताना, या स्कूल में फ्रेंड कह गए यार देख लो ऐसी बात है, तुम किसी को बताना मत ये बात। तो ये बच्चे में एक गलत कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ऐसा भी होता है कि कुछ बात करना चाहिए, कुछ बात नहीं करना चाहिए। ये क्या होता है? साथ में रहना, सीखना, यही अनुकरण की क्रिया सदैव सामाजिक परिवेश में ही होती है। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें किस तरह के लोग होते हैं, कैसे जीते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, इन सभी बातों का बालक पर प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि बालक के उठने, बैठने तथा कार्य करने का ढंग उन्हीं व्यक्तियों के सदस्य के समान होता है जिनके संपर्क में वह रहता है। अतः कहा जा सकता है कि अनुकरण अधिगम को प्रभावित और निर्धारित करने वाली एक प्रमुख सामाजिक कारक है। दूसरा है प्राप्त होने वाले निर्देश। वे किसी भी कार्य को, समाज में हम रहते हैं बच्चों, किसी भी कार्य को सीखते समय बालक या व्यक्ति को अपने व्यक्तियों के द्वारा कुछ न कुछ निर्देश दिए जाते हैं। ये निर्देश चाहे उनके अभिभावक देते हैं या शिक्षक देते हैं या उनको प्रशिक्षक देते हैं। व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया इन निर्देशों के द्वारा अनिवार्य रूप से प्रभावित होती है। जो भी उनको निर्देश दिया जाता है बच्चा उसी के अनुसार काम करता है। कुशल एवं विशेषज्ञ निर्देशकों के द्वारा अधिगम पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जबकि सीमित ज्ञान वाले व्यक्तियों तथा पक्षपात निर्देशक के निर्देशों का अधिगम की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव। इसके बाद अगला है प्रशंसा तथा निंदा। पहला था हमारा बच्चों अनुकरण, दूसरा है
प्राप्त होने वाले निर्देश। तीसरा प्रशंसा और निंदा। आपको सभी लोग जानते हो कि जब आप कोई अच्छा काम करते हो और कोई प्रशंसा करता है तो आपको खुशी होती है, और अगर आप कुछ भी काम करते हो गलत ही कर देते हो, तो अगर कोई आपकी खराबी शिकायत करता है, उसको बुराई बताता है, खराब कहता है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। यानी कि आपके जीवन में जो भी आप क्रिया करते हो, कुछ भी व्यवहार करते हो या सीखते हो, उसमें आपको प्रशंसा एवं निंदा प्राप्त होती है। किंतु सीखने में प्रशंसा एवं निंदा का विशेष महत्व है। इनके प्रभाव को कोई भी व्यक्ति सामान्य जीवन में देख ले। कोई व्यक्ति उस कार्य को सीखना चाहता है जिनकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं, सार्वजनिक रूप से प्रशंसा होती है। इसके विपरीत हम सभी उन कार्यों को सीखने में संकोच में करते हैं जिनकी समाज के द्वारा निंदा की जाती है। स्पष्ट है कि प्रशंसा एवं निंदा अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रबल कारक माने जाते हैं। कभी कभी जो हमारे बालक बच्चे हैं कुछ कार्य निंदा के डर से छुप कर करते हैं, क्योंकि लोग जान जाएंगे तो उसकी निंदा करेंगे, तो यह जो है गलत है। जिस कार्य को करने में गलती महसूस हो, शर्म महसूस हो, डर महसूस हो, तो वो कार्य सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है सहयोग तथा विरोध। सहयोग तथा विरोध भी अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक होते हैं। जिस कार्य को सीखने में अन्य लोगों को सक्रिय सहयोग सरलता से प्राप्त होता है, उन कार्यों को व्यक्ति शीघ्र सीख लेता है। इसके विपरीत जिन कार्यों को करने में सीखने पर समाज में विरोध का सामना करना पड़ता है, जो अभी मैंने बातें बताई आपको कि वो छुप कर करते हैं या विरोध का सामना करना पड़ता है, उन कार्यों को तो व्यक्ति करना ही नहीं चाहता है अथवा देर से कर पाता है। स्पष्ट है कि सहयोग का अधिगम पर अनुकूल प्रभाव तथा विरोध का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पांचवा है प्रतियोगिता। अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक सामाजिक कारक प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता अथवा होड़ की भावना प्रबल होती है। भावना प्रबल होने पर संबंधित कारक, यदि हमारे अंदर प्रतियोगिता है तो संबंधित बालक या व्यक्ति संबंधित कार्य को सीखने या करने का हर संभव प्रयास करता है। वह कार्य को अधिक लगन एवं उत्साह से सीखता है। प्रतियोगिता के अभाव में ऐसा नहीं होता, अतः हम कह सकते हैं कि स्वस्थ प्रतियोगिता की व्यवस्था होने पर अधिगम की प्रक्रिया सुचारू एवं उत्तम रूप से संपन्न होती है। अगला है बच्चों, अभी तक मैंने 3 पढ़ाया आपको, शारीरिक कारक और भौतिक कारक, सामाजिक कारक, और चौथा है मनोवैज्ञानिक कारक, यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारकों का मुख्य जो वो है मनोवैज्ञानिक कारक अधिगम की प्रक्रिया मूल रूप से, यह मनोवैज्ञानिक कारक मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। सभी मानसिक प्रक्रियाओं के समान अधिगम की प्रक्रिया के संपन्न होने में मनोवैज्ञानिक कारकों का विशेष योगदान होता है। पहला है सुगमता या कठिनता। सुगमता का आशय सरलता से। जिस व्यक्ति के लिए जो कार्य सरल प्रतीत होता है वो उसे कार्य को करना या सीखना चाहता है। यह भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति सरल कार्यों के प्रति आकृष्ट होता है। सुगमता के विपरीत कठिनता का कारक अधिगम की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और बालक उससे कठिन कार्यों से बालक बचना चाहता है और सरल कार्यों को सीखने के लिए आगे आता है। विभेदीकरण। अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक मनोवैज्ञानिक कारक विभेदीकरण भी है। विभेदीकरण से आशय है संबंधित विषयों में भेद या अंतर करना। जिन विषयों या क्रियाओं में स्पष्ट रूप से अंतर करना संभव होता है उन कार्यों या विषयों को सीखना सरल होता है। इसके विपरीत जिन विषयों या क्रियाओं को स्पष्ट भेद करना मुश्किल होता है उन्हें सीखने में संकोच किया जाता है। तीसरा है बाधाएं उत्पन्न होना। किसी भी कार्य में सीखने में उत्पन्न होने वाली बाधाओं का अधिगम की प्रक्रिया पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
प्रायः देखा जाता है कि यदि किसी कार्य को सीखने या करने के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो सीखने की प्रक्रिया मंद पड़ जाती हैं या रुक जाती हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है कि बाधाएं उत्पन्न होना अधिगम के लिए एक प्रतिकूल कारक है, परंतु इससे भिन्न अनेक बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि यदि किसी व्यक्ति को बाधाओं का प्रायः सामना करना पड़ता है तो व्यक्ति में असामान्य साहस आ जाता है और वह अधिक परिश्रम करने से कार्य को सीखने या करने के लिए तत्पर हो जाता है। वह बाधाओं को चुनौती मानकर उन पर विजय प्राप्त पाने का हर संभव प्रयास करता है। ऐसे में अधिगम की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है तथा प्रायः सफलता भी मिलता है। इस रूप में बाधाओं का उत्पन्न होना अधिगम के लिए अनुकूल कारक होता है। चौथा है संबंधित क्रियाओं का संगठन। जब किसी सीखने जाने वाले कार्य को विश्लेषण किया जाता है तो स्पष्ट होता है उस कार्य से उसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इन विभिन्न क्रियाओं में समुचित संगठन स्थापित कर लिया जाए तो अधिगम की प्रक्रिया सरल तथा सुचारू बन जाती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संबंधित क्रियाओं में संगठन की संभावना अधिगम की प्रक्रिया के लिए एक अनुकूल मनोवैज्ञानिक कारक है। तो ये था अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। उपयुक्त विवरण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों तक का सामान्य परिचय प्राप्त हो जाता है। अधिगम के इच्छुक व्यक्तियों तथा अधिगम की प्रक्रिया को निर्देशित करने वाले विशेषज्ञों द्वारा इन कारकों के अनुकूल पक्ष से लाभ उठाने के लिए बालकों में अधिगम से संबंधित सहायक कारकों को जुटाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। तो बच्चों, इनको आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिए। परीक्षा में जब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या सीखने की अनुकूल परिस्थितियों के बारे में जब बात होती है तो यह आप लोग इसको आप याद कर लीजिए और इस प्रश्न को इसी तरह से लिखेंगे। थैंक यू बच्चों।